नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान याज़ मोरस और आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम आपको मुख्तलिफ लोगों से मिलवाते हैं और ऐसे लोगों से जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आते हैं, तालीम हासिल करते हैं, अपने शोबे में नाम और मुकाम बनाते हैं। आज मेरे साथ एक ऐसी ही शख्सियत है जिन्होंने अपने शोबे में एक अपना नमाया नाम बनाया और अपनी जानी पहचानी शख्सियत की वजह से वो मारूफ़ हैं। आज हम उनकी ज़िंदगी की वो बातें जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को मुतासर किया आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं, आज हम उनसे प्रोग्राम बातों बातों में गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ मारूफ़ एडवोकेट जनाब हारून रशीद साहब मौजूद हैं। उनकी ज़िंदगी की बातें उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए और आज हमारे साथ बात करने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। आप पता नहीं तलाश करते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपका आपने वक्त दिया वंस अगेन। मैं सबसे पहले तो आपकी इब्तदाई तालीम के हवाले से जानना चाहूँगा कि आपने कहाँ कहाँ से तालीम हासिल की और कितनी तालीम हासिल की। अगर मैं अपनी इब्तदाई तालीम हासिल करने का बताऊं तो मुझे पहला जो स्कूलिंग मेरी हुई थी वो जबलपुर एक जगह है हिंदुस्तान में, सीपी प्रोविंस में। सही। वहाँ सेंट अलोयशियस हाई स्कूल में मैं पढ़ता था। सही। जब पाकिस्तान आया 1948 की शुरू में तो फिर मेरा दाखिला सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल कराची में हुआ। सही। उसमें मैं 10th क्लास तक मैं पढ़ा और मैं वहाँ की जो क्रिकेट टीम थी उसका मैं एक फोरमोस्ट खिलाड़ी रहा। सही। और हमारा स्कूल जो था एक स्पोर्ट्स के क्रिकेट के मामले में चैम्पियन स्कूल हुआ करता था। फिर उसके बाद वहाँ से मैं लाहौर आ गया था और मैट्रिक का इम्तहान मैंने लाहौर से सेंट एंथनीज़ हाई स्कूल से किया। सही। और सेंट एंथनीज़ से इम्तहान दे के फिर मैं वापस कराची आया और मैंने अपनी ग्रेजुएशन की सिंध मुस्लिम आर्ट्स कॉलेज से। सही। फिर सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज से मैंने 1962 में वकालत पास की। 1965 में मैं इनरोल हुआ। सही। आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 58 इयर्स हो गए हैं इस प्रोफेशन में। सही। और मैं कराची में प्रैक्टिस करता हुआ यहाँ पर 30 साल से मैं हैदराबाद में आया हूँ। और यहाँ मैं अभी लेटेस्ट जो मुझसे काम इन लोगों ने लिया है, मेरे तजुर्बे से काम लिया है, वो ये कि हमारे यहाँ के जो इलेक्शंस हुआ करते थे उसमें बहुत लड़ाई झगड़े फसाद हुआ करते थे। सही। तो हाई कोर्ट के इलेक्शंस इस साल मुझे चेयरमैन बनाया उन्होंने और मुझसे कहा कि आप ये इलेक्शंस कंडक्ट कीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ मगर अल्लाह तबारक ताला की मेहरबानी और वो जो मेरा पुराना तजुर्बा था उसकी बुनियाद के ऊपर बिल्कुल ट्रबल फ्री इलेक्शन करवाया और वो सब ने एक्सेप्ट किया है। सही। तो एक तो ये है। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि हैदराबाद बार जो है ये कराची बार के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बार है। और मेरी जो यहाँ पर इंसिस्ट करता हूँ मैं इन लोगों से जो वकील हैं तमाम कि आप लोग 13 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आप छाए हुए हैं। आप यहाँ पर अगर अपने आप को अपने किरदार को दुरुस्त नहीं करेंगे सही। तो क्या मजाक हम लोग दिखा रहे हैं कि हम लोग लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं। ये तो सियासतदानों का काम है, वो लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं। अभी हालात में हम देख रहे हैं तो असेंबली में क्या मजाक हो रहा है, तो वही चीज़ क्या हम नीचे रिपीट करें, तो हमें उनमें फ़र्क क्या है। हम तो एडवोकेट्स हैं, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियंस हैं, गार्डियंस हैं। सही। तो ये चीज़ के ऊपर मैं इस थीम पे काम करता आया हूँ। इस थीम पे अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो इलेक्शंस हुए हैं वो फ्री एंड फेयर हुए हैं, सब ने एक्सेप्ट किया है। डिस्ट्रिक्ट बार में भी एक्सेप्ट हुआ है, वहाँ भी एक्सेप्ट हुआ है। और एक नया ट्रेंड हमने यहाँ शुरू किया है जो कि बहुत ही कंपैटिबल है और बहुत ही अच्छा है। तो उस लिहाज से नेशनल जुडिशल पॉलिसी जो बनी थी और इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में, तो उसमें उन्होंने प्रपोजल्स एक्सेप्ट मांगे थे मुख्तलिफ लॉयर्स से, कम्युनिटी से, कि आप बताएं कि इस मौजूदा जो सिस्टम में जो केसेस बड़ी देर से हल हो रहे हैं और यहाँ पर करप्शन भी है तमाम में, आपकी क्या राय है। तो उसमें मैंने भी अपने प्रपोजल्स बना के भेजे। मुझे फ़ख्र है कि हैदराबाद की नुमाइंदगी हुई और हैदराबाद से जो 60 लोगों के उन्होंने इनपुट्स को रिसीव किया, एक्नॉलेज किया और वो पार्ट ऑफ द जुडिशल पॉलिसी 2001 की जो है जो उसमें उसके अंदर से प्रपोजल को कुछ इम्प्लीमेंट किया गया।
8th जुडिशल कॉन्फ्रेंस में जो पेपर मैंने बना के भेजा, जो अभी खोसा साहब के वक्त में हुआ है, वो आज के तमाम मसाइल का हल है। और मुझे ये पता था कि वो इतना जजों की तकर्री, वकला की शरारतें और मुख्तलिफ जो वजूहात हैं जिसकी वजह से जो कॉलेजेस में जो माहौल चल रहा है, जो LLM की डिग्रीज़ बढ़ रही हैं, इन सब को मैंने इस तरह से किया था कि मैंने बनाया, उसको भेजा, उसकी बुकलेट्स बनाई हैं। मगर मैं कहता यही जा रहा था कि ये लोग इसको कतन पब्लिश नहीं होने देंगे, क्योंकि ये इनके मफाद के ख़िलाफ़ है। अब ये जो वक्त आया है, ये इसका तकाजा है, उसमें सारे सल्यूशंस हैं कि इस बिल्कुल ढांचे को, जिसके लिए ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा ढांचा बना दिया गया है कि अमीरों का अलग और गरीबों का अलग। हम देख रहे हैं एक एक दिन में फ़ैसले कर रहे हैं और लोगों को बाहर भेज रहे हैं, और एक एक दिन में ऐसे ऐसे फ़ैसले हो रहे हैं कि जिसके अंदर 2 जजेस पहले फ़ैसले कुछ देते हैं और 2 जजेस बाद में देके, और अपने आप को बिल्कुल कानून से ख़ुद बाला कर दिया उन्होंने काजी फैज़ ईशा के केस में। ये सारे मजाक हैं, इनके पीछे कोई तो वजूहात हैं। सही। वो सब ये 8th जुडिशल कॉन्फ्रेंस की जो पेपर मैंने लिखा है, जो डॉक्यूमेंटेड पेपर है, उसके अंदर सारी वजूहात बताई हैं। मैं सिर्फ आपको मुख्तसर बताना चाहूँगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई 2-3 बहुत बड़ी मेजर फॉल्ट लाइंस हैं। सही। और वो मेजर फॉल्ट लाइंस जो हैं, वो अगर उन पे गौर किया जाए तो बहुत सा काम आसान हो जाएगा। एक फॉल्ट लाइन उसमें यह है कि प्रीएम्बल तो कहता है कि सॉवरेनिटी लाइज विद अल्लाह एंड ऑल लॉज रिपग्नेंट टू द कुरान विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। और उसके नीचे सूद भी हो रहा है, उसके नीचे हमारा जो दिया आर्टिकल्स दिए हुए हैं, जो हमें जो पूरा का पूरा ढांचा बनाया हुआ है, वो तो एक्ट ऑफ इंडिया 1935 का अडेप्टेशन है। तो ये तो एक्ट ऑफ इंडिया 1935 तो हमें ग़ुलामों को एक हाकिम कौम ने, अंग्रेज़ों ने दिया था, उसको हमने अडेप्ट कर दिया। तो इसका और उसका क्या जोड़ है? एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक अल्लाह की हाकमियत की बात हो रही है, और एक उसके अंदर वही ढांचा जो ग़ुलामों को कंट्रोल्ड करने के लिए आज़ादी दिखाई थी कि तुम्हारी आज़ादी है और ये तुम्हारे फ्रीडम्स हैं। तो जब तक ये चलता रहेगा तो ये कुछ भी नहीं होगा। एक तो फॉल्ट लाइन ये है। दूसरी, जब हमने अयूब ख़ान के ज़माने में जब वो पावर में आए तो उस वक्त एक फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस बना, और वो फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो बना वो मुल्लाओं से निकाल के और कोर्टों को जिम्मेदारी दे दी तलाक की, खुला की, मेंटेनेंस की, और ये कस्टडी की, और ये तमाम चीज़ें दे दी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी चाल थी। वो चाल जो थी वो ये थी कि किसी तरह से हमारे यहाँ के जो पुराने रिवायती तरीक़े हैं जिस पे मुसलमान रहा करते थे वो भी ख़त्म हो, और ये भी औरतें भी बाहर निकल के आएँ और औरतों को भी आज़ादी दी जाए। उस किस्म की आज़ादी जो कि आज नुकसानदेह साबित हो रही है, बहुत हद तक नुकसानदेह साबित हो रही है। और वो जिनको ये कोर्ट्स में दिया गया है, ये वो नए लड़के हैं जो भी गालिबन शादियां भी नहीं हुई हैं, जिनकी अभी तजुर्बा भी नहीं है, उनको दे दिया गया है कि ये इन अहम मसाइल के ऊपर, शादी ब्याह के मसाइल पे, तलाक़ के मसाइल के ऊपर वो फ़ैसले करें। ये इतने भरमार केसेस हैं, ये घरों को बर्बाद कर रहे हैं, फ़ैसले उनको आते नहीं, उनकी शादियाँ हुई नहीं, उन्हें क्या पता कि शादी के अंदर क्या होता है। कस्टडी का मामला था, वो सेशन जजों को कहा था कि आप वेलफेयर ऑफ द माइनर के लिए आप इन केसेस को किए जाएं, वो भी ट्रांसफ़र करके इनको नीचे दे दिए गए हैं। और नतीजा ये है कि जो अगर ये सारे के सारे ये वापस दे दें उन्हीं उलमा को कि जो पहले निकाह भी करते थे, तलाक़ें भी होती थी, अगर कोई शिया था तो अपने उलमा में जाता था, वहाँ से जाके करवाता था, कोई देवबंदी था तो देवबंदी उलमा में जाके कराता था, कोई क्रिश्चियन था तो वो अपने आप जाके अपने करा लेता था। तो उनको काम क्यों ले लिया इतना? अगर ये वापस उनको दे दिया जाए और उनको माशरे में उनके पास वापस फेंक दिया जाए, उसकी सिर्फ कुछ हिस्से अपने पास रखे जाएँ कि ये अगर उनमें से कोई ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो कोई कन्फ्लिक्ट्स में आते हैं तो वो हायर अदालत उसको ले और उसको डिटर्मिन करे, तब तो ये होगा। तो कितने केसेस निकल गए, इस तरह से सारे केसेस वापस जाएंगे, मगर ये करेंगे नहीं। सही। ये इसलिए नहीं करेंगे कि इनको
जो भी आता है उसको एक मैंडेट बाहर वाले देते हैं, जिनकी हम एड खाते हैं, जिनका हम पैसा खाते हैं। वो ये कहते हैं कि ये मुल्लाओं के पावर को आपने कम करना है, इनके पावर को बढ़ने नहीं देना है। तो भाई ये तो कोई बात ही नहीं है। उनको बिज़ी करें इन चीज़ों में कि वो शादी ब्याह और ये चीज़ उनका फील्ड है, उसी में उनको जाने नहीं, बिज़ी रखें उन्हें। क्यों अपने खिलाफ खड़ा करते हैं उनको, क्यों उनको उस मैदान में उतार रहे हैं? वो उनको अगर अपना काम मसरूफ़ रहेंगे, ये सब काम करेंगे, तो वो आपके साथ ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करेंगे। जो उनके एरियाज़ हैं उनको करने दें, उनको उसमें जाएँ। इसी तरह से और भी बहुत से केसेस हैं ऐसे कि जिसकी वजह से क्रिमिनल केसेस आपके यहाँ बहुत ज़्यादा भरमार हो गई है, और वहाँ सिर्फ रिश्वत चलती है, सिर्फ बेईमानी चलती है, सिर्फ झूठे चलती है, सिर्फ झूठे मुकदमे आते हैं। ज़्यादा तादाद में यही होते हैं, ज़्यादा तादाद में ये होते हैं। इनका भी हल है। बहुत से मुकदमे ऐसे हैं कि उन्होंने तो आपको ग्रिप में रखा हुआ था। कॉग्निजेबल केसेस, नॉन कॉग्निजेबल केसेस, कंपाउंडेबल केसेस, नॉन कंपाउंडेबल केसेस। आजकल के कुछ समझ में किसी को आता नहीं है। पुलिस पकड़ती है, केस में पकड़ना चाहिए, बगैर इन्वेस्टिगेशन के नहीं पकड़ना चाहिए। ये सब चीज़ें कुछ हो ही नहीं रही हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर वो करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। फिर एक जूरी सिस्टम होता था इसी कानून में, एक उसमें एसेसर्स का सिस्टम होता था इसी कानून में, कि कोई अच्छे शहरियों को भी बीच में डाला जाता था, जैसे वहाँ भी चलता है, अभी तक अमेरिका में है, ब्रिटेन में है। वो भी रखें ताकि उन लोगों की भी राय आमा लेके और फिर फैसला करें। तो कानून आप देखें और हक़ाइक़ को वो देख के फिर फैसला करें। तो ये यहाँ था, उसको भी क्यों हटा दिया और सिर्फ जज पे छोड़ दिया, सब उसके ऊपर छोड़ दिया? तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसको लेके आएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। और ये मामला इसमें से आहिस्ता आहिस्ता वो लाएं जो हमारी शख्सियत को सूट करता हो। तो ये जो इतना बड़ा मेजर फॉल्ट लाइन है वो अलग है। इसमें एक बात और आपको कहना चाहूँगा कि जो तकर्री जजेस की होती है, वो एक नीचे से एक ऐसा नेक्सस चला आ रहा है, पुराने अरसे से चला आ रहा है, कि वो इलेक्शंस में आते हैं, बाहर के इलेक्शन में जाते हैं, फिर सिंध काउंसिल में चले जाते हैं, फिर पाकिस्तान बार काउंसिल में चले जाते हैं, उनका एक होल्ड हो जाता है। फिर वो अपने अंदर बैठ के तय करते हैं हमारे यहाँ से कितने जजेस होंगे, उधर से कितने होंगे, उधर से कितने होंगे। वो किसके साथ मिलके तय करते हैं? जो पार्टीज़ पावर में हैं। वो जो पावर में पार्टीज़ हैं वो अपने मतलब के लोग लाते हैं, उनमें मेरिट तो है ही नहीं। जब उनमें मेरिट है या नहीं है तो वही तो जजेस आके बैठ गए हैं, और वही फेवरेट लोग हैं जो आजकल बड़े टॉप के वकील बने हुए हैं, बड़े टॉप के वो बने हुए हैं। इसमें अगर कोई दयानतदारी से काम करता है तो उसके लिए मुश्किल तरीन होता जा रहा है माहौल। ये सब चीज़ें हैं जो कि रियलिटीज़ हैं। कॉलेजेस जो हैं उसमें तो जो पढ़ाते हैं वो भी वही लोग हैं कि जो पढ़ाने के लिए वहाँ से लाए जाते हैं, वही प्रिंसिपल बैठाते हैं, वही प्रिंसिपल उन लड़कों को एक दूसरे को फ़ोन करके कहते हैं ये मेरा बंदा है, ये उसका है, पास कराते हैं। फिर उनको कहते हैं तुम्हें इनरोल भी करा देंगे, वो इनरोल होके वापस आते हैं तो वो उन्हीं के पीछे उनकी लॉबी बनती है, वो ही फिर वोट देते हैं। कि इनको ना कानून आता है बेचारों को, ना कुछ आता है। वो जज उसी में से निकलते हैं, ये इसका बेटा है उसको डाल दो, उसका बेटा है उसको डाल दो। ये सब जो गंदगी हो रही है इसको हमको अपने सतह पे साफ़ करना चाहिए। हम वकील हैं और वकालत में तो इतने लोग घुस बैठिए आगे बैठ गए कि सबको पता है कि इसके अंदर ऐसे भी हैं जो दुकान चला रहे हैं, ऐसे भी हैं जो जिन्होंने कुछ किया नहीं, बस उन्होंने पैसे दे के पास कर लिया है, वो आ गए हैं, इलेक्शन के दिन पे आके वोट दे के चले जाते हैं। तो ये तो वो तो कानून की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं हमारे वकला, और ख़ुद जजेस करवा रहे हैं उनसे। ये कितने हैं यहाँ पर जो वकालत करते हैं, उनके लाइसेंस ही नहीं है, उनके पास काम ही नहीं कर सकते वो। तो ये सब कुछ है इसमें। ये फॉल्ट लाइन्स को जब ये करेक्ट करेंगे तो इसके लिए बेहतरी की ये इसके लिए प्रपोजल्स हैं। और ये जब ही ठीक होगा जबकि आप सीरियसली ये देखेंगे कि आर्टिकल्स जो भी आपके पास एक्ट ऑफ इंडिया के अडेप्टेशन है ये बिल्कुल हटा देनी चाहिए। हमारी आज़ादी के कॉन्सेप्ट्स अलग हैं, हमारे आज़ाद होने के कॉन्सेप्ट अलग हैं, हमारे दायरे अलग हैं। वो कुरान से मुनासबत करेंगे, वो अदालतें कुरान के हिसाब से फ़ैसला करेंगी, वो उसमें बहुत जल्दी फ़ैसले होते हैं, देर नहीं लगती। ये तो इन्होंने खुद ऐसा उलझा के कर दिया है। तो ये इसका एक सिलसिला है। मैं 58 साल में मैंने वकालत की है, और मैंने इस मुल्क में भी की है, बाहर भी केसेस लेके गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ भी मैंने काम किया है और इस ट्रेंड के ख़िलाफ़ काम किया, और आज मैं देखता हूँ बहुत मुश्किल हो गया है। चारों तरफ या तो काम करना नहीं आता, उन जजेस को पढ़े लिखे नहीं हैं, वो जज बन गए हैं, या वो वकील जो हैं वो नहीं जानते। तो एक नया सा ट्रेंड सा आ गया है। तो चेंज तो आना है,
सही। सर मैं ये पूछना चाहूँगा, आपने वकालत की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? घर से ऐसा शौक़ था, किसी को देखा, आप किससे इंस्पायर हुए? मेरी इंस्पिरेशन जो थी वो ये कि जब मैंने होश संभाला तो मेरे वालिद जो थे वो गवर्नमेंट सर्विस में थे अंग्रेज़ों के ज़माने में, मगर मैं पीछे मुड़ के देखा तो मेरे दादा जो थे वो वकील थे, मेरे फुप्पा वकील थे, मेरे चचा तो वकील घर में थे। वो माहौल था। तो ये तो पीछे मैंने देखा हम तो वकालत में चले आ रहे हैं ये सारे के सारे, ये कैसे मैं कहाँ से अलग हो गया। फिर जो मैंने अपने वालिद से बात की तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं हट गया था इससे, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन था, मैं अलीगढ़ का पढ़ा हुआ था और मैं अलीगढ़ से पढ़ के जब निकला तो मुझे कलकत्ता कस्टम्स में ऑफ़र हो गया तो मैं वहाँ चला गया। तो मैंने अंग्रेज़ों के नीचे काम किया। मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि जो मैंने यहाँ पाकिस्तान में आके काम किया और वहाँ किया, तो यहाँ तो कोई कुछ भी नहीं है, बहुत मुसीबत है काम करना। वहाँ तो कम से कम वो मेरिट के ऊपर काम करवाते थे और वो अप्रिशिएट करते थे, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे। मगर यहाँ आने के बाद मैं यही कहूँगा कि तुमको अगर जाते हो तो वापस पेशे में चले जाओ। तो मुझे फिर पता लगा, सोचा कि कैसे जाऊँगा, बहुत ही मुश्किल होगा। तो फिर इत्तेफाक से मुझे विरसे में जो सर सैयद अहमद ख़ान की चीज़ें हम उस ख़ानदान से हैं वो मुझे मिली। सही। उसमें मेरे वालिद साहब ने बहुत ऐसी नायाब चीज़ें मुझे दी जो उनको आगे से मिली थी। सही। उसमें एक डायरी मुझे मिली जो सर सैयद अहमद ख़ान के बेटे जस्टिस महमूद ने एक ही डायरी अपनी ज़िंदगी में लिखी, वो दी। उस डायरी में जब मैंने उनका पढ़ा तो मुझे उनको देख के शौक़ हुआ कि ये थे वो वकील जिन्होंने अंग्रेज़ों के कानून को पढ़ के और उस कानून को उन्हीं की अदालतों में चैलेंज करके बदलवाया। ये थे वो वकील कि जिन्होंने उस कानून को पढ़ने के बाद उनके साथ ऐसा मुतासिर किया उनको कि जब अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि अब हम हाई कोर्ट में भी एक जज इंडियन मुकर्रर करेंगे, उससे पहले अंग्रेज़ होते थे, तो वो पहले थे जिनको मुकर्रर किया उन्होंने। तो मुझे लगा कि ये तो हमारे खून में है, ये तो हमारे पास विरसे में आ रहा है और इससे आला दर्जे का तो कोई पेशा है ही नहीं। तो मैंने इसको ले लिया और मैं बड़ा खुश हूँ। अब ये अपने बच्चों से कहता हूँ कि तुम पढ़ो, समझो कानून को, कानून की बालादस्ती को समझो, मगर वकालत में मत जाना जब तक कि तुम्हारे अंदर जज्बा ना, और जब तक कि तुम ये सोचो नहीं कि इसमें तुम अगर कोई काम गलत करोगे तो तुम्हारी ऐसी ही पकड़ होगी जैसे किसी आलिम से पकड़ होगी, अगर वो कानून जानते हुए, अल्लाह के कानून और शरीयत को जानते हुए वो कोई काम गलत करेगा तो उसकी पकड़ ज़्यादा होगी कि तुम्हें तो पता था। तो हम तो कानून जानते हैं, कितना भी लोग बिगाड़ रहे हो, अगर हम उसको बिगाड़ेंगे तो हमारी पकड़ बहुत होगी। तो इतनी जिहाद का टफ है, तुम कर सकते हो तो करना, वरना इसको पढ़ लो ताकि ये पता लगे कानून कितना सुथरा है। बस तो ये है मेरा, और उनकी वजह से मैं मोटिवेट हुआ हूँ। आज भी जो लड़के आते हैं, सीखते हैं मुझसे, काम सीखना चाहते हैं, मैं उनसे कहता हूँ पहले तो ये समझ लो कि तुम्हें बहुत लंबी कुर्बानियाँ देनी होंगी, मगर इज़्ज़त चाहिए या पैसा चाहिए। पैसा पहले रखोगे तो इज़्ज़त नहीं मिलेगी। इज़्ज़त चाहिए तो फिर पैसा मत देखो। ये देखो कोई आया है तुम्हारे पास तो वो दुख लेके आया है, तकलीफ़ लेके आया है, कोई बला लेके आया है, तुम उसको हल कर सकते हो, तुम्हारे पास सलाहियत है, कर सकते हो तो लो काम, और फिर उजरत लो की तो फिर उसको हलाल करो बस। और अल्लाह का शुक्र है यहाँ तक आया हूँ, बाहर भी गया हूँ, यहाँ भी गया हूँ, काम अपना करता हूँ जितना मुझे अल्लाह रोज़ी देता है, शुक्र करता हूँ। बच्चे पाल लिए, बड़ा कर दिया, शादियाँ कर दी हैं, वो अपनी जगह काम में लगे हुए हैं, तो मेरी ज़िम्मेदारियाँ पूरी हो गई। तो मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह ये समझता हूँ कि मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ कि जो भी कोई बात कहूँगा वो इंशाल्लाह सही होगी। तजुर्बा है मेरा, उस तजुर्बे से कहूँगा। सर यहाँ हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू का सिलसिला कनेक्ट करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बातों बातों में अयाज़ मोरस के साथ, और आज हमारी गुफ्तगू जारी है जनाब हारून रशीद साहब से, जो कि सीनियर वकील हैं। उनकी ज़िंदगी के तजुर्बात और वाक़यात और उसके हवाले से हमने गुफ्तगू की।
सर, जैसे आपने प्रोग्राम से पहले भी जिक्र किया सर सैयद अहमद ख़ान का, आपका उनकी फैमिली के साथ क्या रिलेशन है, और उसके साथ साथ मैं आपसे पूछना है कितने लोग हैं जो सर सैयद अहमद ख़ान की स्ट्रगल को, जदोजहद को, उनकी तहरीक को, उनके कंट्रीब्यूशन को पाकिस्तान में जानते हैं? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल बहुत प्यारा सवाल है। मैं बहुत गहराई का सवाल आपने पूछा है, तो मैं दूंगा उसका जवाब, चाहे लोग सर खुजाएं कि ये क्या कह गया। पहली तो बात यह है कि एक ही पीढ़ी से मैं मेरी जो नस्ल है जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ और जिसमें सर सैयद पैदा हुए थे, जिसमें मेरे दादा पैदा हुए थे, परदादा पैदा हुए, एक ही नस्ल की एक ही पीढ़ी है। सही। अब हमारी उनसे क्या ताल्लुक़ है? तो यूँ है कि सर सैयद के एक बड़े भाई थे सैयद हामिद। सही। सैयद हामिद की एक बेटी थी। सही। वो जल्दी इंतकाल हो गया था, तो सर सैयद ने उनको बेटी बन के पाला था। सही। तो वो उनकी बेटी बन के रही। उन्होंने उनकी शादी की वो मेरे परदादा से की, जिनका नाम था मीर बादशाह। सही। मीर बादशाह से जो औलाद हुई, सही, वो मेरे दादा हुए। सही। मेरे दादा बैरिस्टर थे। मेरठ बार को उन्होंने फंड में उन्होंने मेरठ में बार एसोसिएशन की बुनियाद उन्होंने डाली। दिल्ली में और मेरठ में प्रैक्टिस करते थे वो, और उसके अलावा लैंडलॉर्ड थे बड़े। तो मेरी जो दादी हैं वो यूँ समझ लीजिए कि मेरे दादा जो हैं वो उनके जो वालिद थे उनकी शादी हुई थी उनकी बेटी से। तो ये हमारा रिश्ता यूँ आ रहा है। मगर जो अहम चीज़ उसमें है कि सर सैयद अहमद ख़ान के जो बराह रास्त बेटे थे वो तो थे जस्टिस महमूद, जिनका मैंने जिक्र किया। सही। वो पहले जज थे और बड़े अच्छे उन्होंने फ़ैसले किए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी तक उनके फ़ैसले रिकॉर्ड होते हैं और उनके लिए अभी तक याद किया जाता है। वहाँ उनकी जो रिकॉर्ड रूम है उसमें भी उनका सारा, आप वेबसाइट पे जाएंगे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उनका नज़र आएगा। तो उन्होंने नुमाया काम किया था। सही। उन्होंने अंग्रेज़ों के कानूनों को बदल के दिखाया कि आपके कानूनों में ये नक़ाइस हैं, और उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बुनियाद डालने में बहुत मदद की थी अपने वालिद की, सर सैयद की। उनको बेहतरीन ट्यूटर्स अंग्रेज़ चाहिए थे तो इनके तवस्सुल से आए थे वो। सही। और ये उसके असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल भी थे। तो इनका, और ये अरबी में भी माहिर थे, फ़ारसी में भी माहिर थे, और बड़ी एक गैर मामूली शख्सियत थे। उनके जो बेटे थे दो, उनमें से सर रॉस मसूद थे। सर रॉस मसूद जो थे वो भी बहुत गैर मामूली इंसान थे, बैरिस्टर थे वो भी। और उन्होंने अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जिस वक्त के वो बुरे हालात हो गए थे, उसमें सियासत आ गई थी बिल्कुल, और अंग्रेज़ों ने ये सोचा था कि अब इसको बंद कर देना चाहिए, ये फाइनेंशियली इतनी ख़त्म हो चुकी है, इसमें कोई जान ही नहीं रही है। तो सर इब्राहिम रहमतुल्लाह को उन्होंने ये कमीशन किया उस वक्त अंग्रेज़ों ने कि भाई आप इस पर अपनी रिपोर्ट बनाएं और इंक्वायर करके बताएं कि हम क्या करना चाहिए। ये सर सैयद ने ये बनाई थी ये, और ये इतनी मशहूर हुई, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को एक नाम था उसका, इसका तो सत्यानाश कर दिया गया है। तो फिर उन्होंने उसको एक रिपोर्ट बना के और कहा कि साहब ये तो फाइनेंशियली इतनी डूब चुकी है कि जितने पैसे इसके लिए चाहिए होंगे, इसको रिवाइव करने के लिए पैसे चाहिए होंगे, तो वो उसमें तो एक नई यूनिवर्सिटी कायम हो जाएगी। और इसके जो मिसमैनेजमेंट है वो इस लेवल पे है, और पॉलिटिक्स इस लेवल पे है कि इसको बंद ही कर देना चाहिए। सही। उस पे इस रिपोर्ट के ऊपर मुसलमानों को बड़ी फिक्र हुई कि ये क्या हो गया। जब आंखें खुली उनकी कि वो क्या करना चाहिए, तो नज़र गई इनकी सर रॉस मसूद पे। सर रॉस मसूद एजुकेशनिस्ट थे। उनका ये नुमाया काम था कि ICS के थ्रू, एजुकेशन डिपार्टमेंट में या डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में ICS के थ्रू, जैसे हमारे यहाँ CSP में होके आते थे, वैसे उनके लिए ये रिक्वायरमेंट थी। मगर वो जब इंग्लैंड से वापस आए उनको एग्जेम्प्ट किया गया, और वो पहले इंडियन थे जिनको डायरेक्टली ले लिया गया एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और अपनी काबिलियत और सलाहियत पे।
वो अपनी काबिलियत सलाहियत पे गए, उन्होंने जापान का एजुकेशनल सिस्टम देखा, अफ़गानिस्तान का एजुकेशनल सिस्टम देखा, उनका तो अल्लामा इकबाल से भी ताल्लुक़ रहा बहुत, और वो एक बड़ी गैर मामूली बड़े डेडिकेटेड शख्स थे। फिर उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद दक्कन की जो है उसको उन्होंने सेटअप किया, वो बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी कि तमाम साइंसी सब्जेक्ट जितने भी हैं उनको उर्दू में तर्जुमा करके किया। तो आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी तालीमी एतबार से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से बड़ी भी एक यूनिवर्सिटी थी, मगर इनकी सेहत ठीक नहीं रहती थी। तब लोगों ने इनके पास जाके कहा कि आप आके बचाइए अपने दादा की यूनिवर्सिटी को, नहीं तो बंद हो जाएगी। कि क्या होगा मुसलमानों का, इतना बड़ा काम करके और ये इतने जल्दी ख़त्म हो गई, वो तो चले गए, उनके पीछे ये क्या हो रहा है ये। तो वो फेलिंग हेल्थ की बावजूद उन्होंने इस जिम्मेदारी को लिया सही, और अपने पहले टेन्योर में उन्होंने उसको रिवाइव किया, और उसमें पैसे भी वापस आए, लोगों से वापस लोगों ने लिया उनको देख के, और वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दोबारा जान आई। अब आप ये उसके बाद उनके भी बेटे आए दो, एक अनवर मसूद और एक अकबर मसूद। अब अकबर मसूद जो थे वो पाकिस्तान टोबैको कंपनी में चले गए, यानी वो उस पब्लिक सर्विस से हट गए और वहाँ डायरेक्टर हुए, इंतकाल हो गया उनका। उनके बेटे जो हैं वो दूसरे हैं, वो कहीं एक आध मैंने किसी को देखा था जवानी में, वो कोई फिल्म में एक्टिंग की थी, अब वो कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम, वो डायरेक्ट लाइन उनकी ये है। अनवर मसूद जो थे वो दूसरे, वो दुबई में लास्ट थे, आज तो पता नहीं अब हैं या नहीं है, मैं नहीं कह सकता उनसे। अब फिर हम कैसे इस बीच में पिक्चर में आए, तो मेरे वालिद को कलकत्ता में अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से ये मालूम था कि मैं कर ही नहीं सकूंगा किसी तरह से भी पॉलिटिक्स में हिस्सा, क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। तो वो स्पोर्ट्समैन थे, तो उन्होंने मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब जो था कलकत्ता का, वो बहुत ही ख़राब था, तो उसको इस्तेमाल करके और मुसलमानों को उसमें इतना आगे लाए कि वो मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब वो तो टॉप मोस्ट क्लब ऑफ इंडिया बन गया। इस तरह मुसलमानों को उन्होंने उठाया। फिर वहाँ यतीम खाने खुलवाए बहुत से, बंगाल में जब जंग हुई, और उसके बाद पब्लिक सर्विस में इतने आगे निकल गए कि मशहूर हो गए कलकत्ता में ख्वाजा नाज़िमुद्दीन से, और सब के साथ बहुत मशहूर हो गए वो। उनको खान साहब का खिताब मिला 32 इयर्स की एज पे मेरे वालिद को, और फर्स्ट इंडियन थे जिनको स्पोर्ट्स और सोशल एक्टिविटीज़ के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खिताब दिया, उससे पहले किसी को नहीं दिया था। तो अगर वो फर्स्ट जज थे, तो वो फर्स्ट ऐसे थे एजुकेशनिस्ट जिनको डायरेक्टली एजुकेशन डिपार्टमेंट में लिया गया था। तो मेरे वालिद फर्स्ट थे जिनको खान साहब का खिताब मिला इन स्पोर्ट्स और सोशल एक्टिविटीज़ के ऊपर, और बहुत यंग एज पे मिला। तो कलकत्ता में इतने मशहूर हो गए थे, और तो सर सही रॉस मसूद ने उनको स्पॉट किया हुआ था कि यहाँ रिश्तेदार तो थे, मिलना जुलना तो था। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं देख रहा अपनी औलाद में कि किसी में वो पब्लिक सर्विस का जज्बा है, और तुम में जो जज्बा है मैं तुमको अपने साथ रखूँगा। तो ये जो अलीगढ़ की अभी जो मैंने यहाँ हिस्ट्री बताई, कैसे उन्होंने इसको ठीक किया और कैसे उन्होंने उसको बढ़ाया, अलीगढ़ को ठीक किया था, और उनको क्या तकलीफ़ें हुई थी। इधर किताब पढ़ी हुई है जिसमें इतनी मोटी एक्सचेंज ऑफ लेटर्स हैं इन दोनों के दरमियान, कि उसके अंदर वो पूरे एक्सचेंज ऑफ लेटर्स हैं। उन्होंने कहा ये तुमको देखता हूँ, तुम में ये स्पिरिट है, तो वो मैं समझता हूँ वो चीज़ ट्रांसमिट होकर हमारे पास आई है, हमारे वालिद के पास आई थी। उसमें पूरी आपको रिकॉर्ड मिलेगा, वाई आई रिज़ाइंड फ्राम द पोस्ट। आज मैं देखता हूँ जब उसके बारे में आता है, अलीगढ़ के जो ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन जो कहती है, तो वो बिल्कुल गलत बात करती है। उनके हाथ का लिखा हुआ है कि उनके साथ क्या साजिश हुई कि जब उन्होंने पैसे वापस ला के दे दिए, जब उन्होंने उसको खड़ा कर दिया, तो वो साजिशी लोग आके फिर कैसे उनको तंग किया, और वो उन्होंने फिर क्या करके और फिर मजबूर होकर उन्होंने रिज़ाइन किया। तो जो खुद लिख रहा है कि क्यों रिज़ाइन किया था, और आज जो कह रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अखबार निकालना चाह रहे थे, हमारे वालिद को शौक़ था, तो उन्होंने मुसलमानों से कहा कि यार हमारा भी एक अखबार होना चाहिए बंगाल में। तो उन्होंने कहा अगर आप सर रॉस मसूद से को शामिल कर लें बीच में, और उनको अगर आप इसमें डायरेक्टर बना दें साथ में, तो आप आ जाएं, तो ये हम पैसे हम लगाएंगे। सही। वो पूरी कहानी मेरे पास रिकॉर्डेड है,
किसने दिए पैसे, वो कौन थे वो मुसलमान जिन्होंने दिए, कैसे थे, ये ऑफ़र कैसे आया मेरे वालिद के पास, कैसे उनके पास गए, फिर वो आए, फिर उन्होंने उसमें इब्तिदा की, फिर इब्तिदा करके फिर कहा कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को ये ज़िम्मेदारी अपने साथ दे दो और ये तुम लोग मिलके यहाँ करो, मेरे पास अब सेहत भी नहीं है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर मीटिंग में आऊँगा, मेरी ब्लेसिंग्स हैं तुम्हारे साथ। और वो स्टार ऑफ इंडिया अखबार चला और वो स्टार ऑफ इंडिया जो है वो मेरे वालिद की काविशों से बना। और सर तो रॉस मसूद साहब ने बहुत सा मवाद, उनकी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हमें दी हैं। निकाहनामा दिया जस्टिस महमूद का जिसमें सर सैयद के और सब के नाम हैं, और बहुत से डॉक्यूमेंट्स ऐसे दिए हैं जिसकी बुनियाद पे मैं ये बातें आपसे कर रहा हूँ कि मेरे वालिद को वो सिलसिला दिया था, मेरे पास वो तमाम चीज़ें पड़ी हैं। मालूम है आगे जाके कौन लेगा। मेरा ये बेटा काम कर रहा है इसी फील्ड में, अहमद जो है काम कर रहा है, ICIH बनाई है उसने, ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम। सही। तो वो अगर ये चीज़ को वजाहत कर सकेगा कि ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम क्या है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम क्या है, तो वो रिप्लेस करेगा इस पूरी चीज़ को, ये जो हमारे आर्टिकल्स हैं और जो फ्रीडम हमें यहाँ दिया गया है और हमारे ये हक़ हैं और हमारी ये जिम्मेदारी है और हमारा फलाना, ये सब ख़त्म हो जाएगा। ये तब हमारा आइन भी किसी शक्ल में आएगा। ये काम जो कर रहा है तो शायद अल्लाह इसको बरकत देगा, अगर ये सही करेगा तो ये एक सही रास्ते पे है। और मैं ये समझता हूँ कि ये वो डेड हीरोज़ तो मेरे वालिद थे डेड हीरो। मैं समझता हूँ कि वो आजकल जिनको सिग्निफिकेंस नहीं है वो तो उनके लिए है, किनकी, हमारे सर रॉस मसूद के लिए कितनी बयानात आते हैं, सर जस्टिस महमूद का कितना जिक्र आता है हमारे उसके अंदर। तो कौन है जो इस वक्त ये देख रहा है कि वो जो डेड हीरोज़ थे वो उन्होंने क्या किया है। मैं एक छोटी सी चीज़ करूँगा जब उस आपको बताता हूँ। आज का टू नेशन थ्योरी किसके ऊपर हम क्रेडिट करते हैं? अरे टू नेशन थ्योरी तो सर सैयद अहमद ख़ान ने पेश की थी। और सर सैयद अहमद ख़ान तो बहुत पहले 1940 से बहुत पहले इंतकाल हो गया था, मुस्लिम लीग बनने से बहुत पहले इंतकाल हो गया था उनका। वो तो उस वक्त कह के गए थे कि मुसलमानों मैंने यहाँ पर अंग्रेज़ों के साथ काम किया है और मैं ये जानता हूँ इनके वक्त करीब आ गए हैं, ये चाहने वाले हैं, ये रुकेंगे नहीं। वो ग्लोबल पॉलिटिक्स जो चल रही है वो ऐसी चल रही है कि ये अब रुकने वाले नहीं हैं, ये जाएंगे। मगर जब ये जाएंगे तो ये इख्तिदार लेके रंगून नहीं जाएंगे कि बहादुर शाह जफर तुमसे लिया था, ये तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। ये अपने जो ढांचा तुम्हें दिया है उसके ऊपर ये जाएंगे छोड़ के। और उस वक़्त तुम ये समझ लेना कि ये तुम जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब तुम वहाँ होगे, तुम अक़लियत में होगे, अक्सरियत में ये होंगे, और इसमें फिर अक़लियत में ईसाई भी होंगे, अक़लियत में पारसी भी होंगे, सब कुछ, मगर ये अक्सरियत में ये होंगे। उस वक़्त सेपरेट इलेक्ट्रेट रखना, उस वक़्त मुसलमान को वोट दे और क्रिश्चियन को वोट दे, ताकि तुम्हारी एंटिटीज़ कायम रहें, तुम यहाँ रहो। ये अगर तुमसे मजालिम करेंगे तो बहुत सी सूबे ऐसे हैं जिसमें तुम्हारी अक्सरियत होगी, तुम्हें ब्लॉक करेंगे, तुम्हें नहीं ब्लॉक करना है। इनके पास बाहर से कोई मदद नहीं आएगी अगर लड़ेंगे तुमसे, तुम्हारे लिए तो मुसलमान सारी दुनिया से आ जाएगा वापस। तो वो थी कॉन्सेप्ट उनकी। आज ये कॉन्सेप्ट है, ये चाहिए, ये बनाना था उन्होंने, तो आप लोगों का फैसला है। वो तो उस वक्त टू नेशन थ्योरी की बात की थी, उसमें उन्होंने ये कहा था वहाँ रहो। तो आज स्प्लिट है। आपके मौदूदी ने भी कहा मत जाओ, मौलाना देवबंद से भी आवाज़ आ रही थी मत जाओ, वहाँ से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी कह रहे थे मत जाओ। आज जितनी पॉपुलेशन आपकी यहाँ है उससे ज़्यादा वहाँ है। तो कहाँ किया फिर? आपकी दूसरी थी, आपने वो टुकड़ा भी टूट गया, आपने तो कोई कुछ किया ही नहीं उसका। तो ये तो सब बिखर गए सारे के सारे। इनको जोड़ना काम था, इनको हमारा काम टुकड़े टुकड़े होना तो नहीं। अब मज़ीद टुकड़े होने की बात हो रही है, अब मज़ीद और तोड़ो इसको। ये ग्रेटर पंजाब का नक्शा कभी आ जाता है, कभी ये ग्रेटर बलूचिस्तान का नक्शा आ जाता है, ईरान से मिलाते हैं कुछ इससे, कभी आपका सिंधु देश का आ जाता है ये। और उनको ये लालचें देते हैं, तो उनमें से कौन लोग जो आएंगे आगे तो वो उन्हीं के और गुलाम दर गुलाम हो जाएंगे। हमसे निकलेंगे उनके तो गुलाम दर गुलाम हो जाएंगे, अपनी अपनी पोजीशनें बन जाएंगी कि कुछ। मगर इससे तो होगा कुछ नहीं, और गुलामियों में चले जाएंगे, क्योंकि कोई और का किसी और का गेम खेल रहे होंगे। सही। तो ये वाली जो चीज़ है ये है फैक्ट इसी तरह का कि वो टू नेशन थ्योरी की बात उन्होंने जब कही थी कि सेपरेट इलेक्ट्रेट लड़ना, तो हमें क्या मिला? वहाँ से हम यहाँ आए तो हमें डिवीज़न ऑफ एसेट्स नहीं मिले, हमारे पैसा नहीं दिया उन्होंने, हमारा जूनागढ़ का किस्सा खा गए, वो उन्होंने सीट किया हमारे साथ, उन्होंने खा गए, हम कुछ नहीं कर सके। कश्मीर भी हमारा
फ़ौज भी नहीं थी, आधी फ़ौज का हमारे देते, सामान देते, तो कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। हम पाकिस्तान में आ गए तो हमारे पास तो तनख्वाह ही नहीं थी। हमें तो निज़ाम हैदराबाद पैसे ना दे भेजते वहाँ से, तो हम तनख्वाह ना देते हमें। अगर आपके आदम जी वाले ना देते पैसे तो हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे, तो मुल्क कैसे चलता। तो अल्लाह ताला ने चला तो दिया, और हम बहुत मुश्किल में चले हैं, बहुत तकलीफ़ में चले हैं। मैं तो छोटा था, मैं देखता था मेरे वालिद गवर्नमेंट सर्विस में पेपर वेट की जगह पत्ता रखते थे, दफ्तर ही नहीं थे हमारे पास जहाँ बैठ के काम करें, और पेपर पिन की जगह पे वो उसके कांटे बहुत ज़्यादा मुश्किलों में थे। ये तनख्वाही नहीं 14-14 महीने मिलती थी इन लोगों को, और इन्होंने काम किया है और खड़े किया है इन्होंने दोबारा, जो भी तजुर्बा था इनके पास। मगर फिर क्या हो रहा है अभी तक, किधर हैं हम? अभी तक वहीं के वहीं कैंप चल रहे हैं हमारे, अभी तक उसी तरह पड़े हुए हैं, क्योंकि हम अपने साथ मजाक कर रहे हैं, अपने साथ धोखा कर रहे हैं। इस वक्त बिल्कुल ऐसी कैफियत है कि हम डू और डाई की पोजीशन है, या तो कोई तोड़ देगा। आपने अभी लेटेस्ट सुना है जो नेतन्याहू चला गया है, उसको हटा दिया उन्होंने, नया आया है, उसका कल ही बयान है, खबरदार अगर किसी ने हमारा और अरब के बीच में टांग अड़ाई, हमारी लड़ाई अरबों से, और हम में कोई नाम हमारे से बीच में आए, और हम वार्न कर रहे हैं पाकिस्तान को और टर्की को, अगर इन्होंने बीच में टांग अड़ाई हमारे साथ तो हम इनको 2 टुकड़े कर देंगे। ये बयान कल है। तो हमने क्या कहा था? हमने भी तो ये कहा था हम मानते ही नहीं है इस इजराइल को, ये तो इसको छुरा घोंप दिया इसने मुसलमान दुनिया में। हम ये कह रहे थे हम तो रिकग्नाइज़ नहीं करते, तो वो क्या हमें कहते हैं हम तुमको रिकग्नाइज करना पड़ेगा, नहीं तो तोड़ देंगे। तो हम तो ऐसी डेलिकेट पोजीशन में बैठे हैं इस वक्त, और हम अपने ये नहीं देख रहे कि न झूठ हम बोलते हैं, मुनाफकत हम करते हैं, शिरक हम कर रहे हैं, हमारे यहाँ आवारागर्दी हो रही है। आपको हैरत होगी, भूल जाते हैं कायदे आज़म के मज़ार के अंदर जो नीचे कमरा बना है जहाँ उनकी कब्र है, वहाँ उनका एक एयर कंडीशन कमरा है, तो वहाँ के मुजाबिर उन लड़के लड़कियों को देते हैं किराए के ऊपर के यहाँ आके अय्याशी करो। कहाँ गई ये खबरें आती हैं? ये झूठी खबरें आती हैं। अगर सच्ची आती हैं तो उसने किसी ने पकड़ के उनके मार मार के भूत नहीं बना दिया उनको कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग। खबरें इसी मुल्क में आपके सामने आई हैं कि वो बहन और भाई 5 साल की से कम के बच्चा अगर कोई मरता था तो कब्रिस्तान के पास बाहर बैठ जाते थे गांव में, और वह देखते थे कि ये है, तो जब जाते थे तो ताज़ा बच्चा खोद के निकाल के लाते थे और वो खाते थे। पकड़े गए, गांव वालों ने पकड़ लिया कि ये इनका काम यही है, इंसान के बच्चों का गोश्त खाते हैं ये, और ये खबर में जब कोर्टों में गए छूट गए। क्यों? कि कोई कानून ही नहीं है इसके ऊपर, हम क्या करें। फिर उसी गाँव में आए, फिर वो वही हरकतें कर रहे हैं, कोई कानून ही नहीं बना। तो ये सब क्या है? हम तो अट्रैक्ट कर रहे हैं अल्लाह की अजाब, मगर कौन चीज़ है? कोई नेक लोग हैं जो उनकी वजह से शायद अभी तक रुका हुआ है, अभी तक बर्बाद नहीं हो रहे हैं, कि फिर भी अल्लाह में बचा रहा है। कि लूट के चले गए फिर भी बचाने के लिए कोई खड़ा हुआ है। तो ये इस वक्त ये हालत में है हम लोग, सही मानों में कोई सीरियस है ही नहीं। सही सर, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का बहुत एक वसी तजर्बा है, और मुझे पता है कि वक्त हमारे पास कम है इस हवाले से, लेकिन क्योंकि आपकी लाइफ के बड़े मुख्तलिफ पहलू हैं, तो उसमें एक पहलू जो हमने देखा, और मैं अपने व्यूअर्स को भी ज़रूर दिखाऊंगा, कि आपके पास बड़ी ही वसी किस्म की, बड़ी डिफरेंट टाइप की, और बहुत ही आपने कदीम और मुनफरद बाइक्स रखी हैं, और आज भी आप अपनी बाइक्स चलाते हैं, और इस एज में भी जो है वो हैदराबाद से कराची जाते हैं। तो ये बाइक का शौक जो क्या है, आप क्या समझ रहे हैं मेरी एज क्या है? नहीं, मेरे कहने के मतलब, मुझे बताएं मेरी एज आप क्या समझ रहे हैं? मेरे ख्याल में 70+ है। मैं 84 का हूँ। ओह ज़बरदस्त। अच्छा, 84 का हूँ। और तो मैं मुझे ये शौक़ शुरू से था, मैंने देखा कि आपके सारी ये चीज़ें मेरे वालिद, और आपने इस शौक़ को आज भी कायम रखा। मेरे वालिद माशाल्लाह मुझे सुनाया करते थे, जब मैं छोटा था तो कहते थे मेरे पास एक हार्ले डेविडसन और एक इंडियन होती थी, और ये दोनों 1200 सीसी की गाड़ियाँ होती थी। तो हम ज़ाहिर है एक बेटे थे तो हम सुनते थे। जब हमें होश आया तो हमने मोटरसाइकिलें देखी तो हमें भी शौक़ आया, और हम एक बेटे थे। जब हमने मांगा तो बड़े रिलक्टेंट हुए, हमने कहा नहीं आप चलाते थे हम भी चलाएंगे, मजबूर हो गए, उन्होंने हमें दे दी। तो हम कॉलेज में आए तो हमारे पास एक बाइक हमने ख़रीदी थी, हमको ख़रीद के दी थी। वो उस वक्त 8300 की थी, 650 सीसी की ट्रायम्फ 8600 में इन्होंने ख़रीद के दी थी। वो अभी रखी है, मैं आप देखना चाहें तो मैं दिखा दूँगा आपको, जो अभी तक चलाता हूँ, अभी भी कराची होके आया हूँ उसमें। उसके बाद से मुझे ये शौक़ रहा, मैं चलाता रहा, बहुत डेयरिंग मोटरसाइकिलें चलाई मैंने। ये मैंने अपने बेटे को एक को पास ऑन किया है कि तुम ये काम करो। सही, हर वो भी चलाते हैं, मैंने देखी डिफरेंट बाइक्स। तुम ये काम करो, और ये चीज़ें मेरे मरने के बाद जो मेरी कलेक्शन है, इस कलेक्शन में ऐड करो। सही। और अगर मुझे
तुमने इनको अच्छा किया, मैं कब्र में सोऊंगा आराम से, और अगर हाँ। तुमने इनको ख़राब किया तो फिर तुम समझ लो तुमने मेरे साथ जुल्म किया, तुम्हारी भी कब्र में आओगे, मैं वहाँ हिसाब लूँगा, तो मुझे अल्लाह बाद में देगा। सही। तो ये उस तरह का शौक़ है। मेरे पास पुरानी गाड़ियाँ रखी हैं, मेरा बेटा संभालता है उनको। मैं वहाँ पे आपने देखा होगा, कमरे से निकलता हूँ तो सुबह देखता हूँ, शाम देखता हूँ, और मुझे बस खुशी होती है। और कहता हूँ यार कभी चलो फिर से चलें एक दफ़ा, फिर से चलें एक दफ़ा कराची, एक दफ़ा यहाँ घूमें उधर घूमें। तो इस एतबार से कीप्स मी फ्रेश। सही। इट कीप्स मी फ्रेश, इट कीप्स मी। अगर मैं डल हो जाता हूँ तो फिर मैं निकालता हूँ, जाके घूम फिर के एक राउंड लगा के तेज़ी से फिर वापस आता हूँ, मैं आई फील फ्रेश। तो ये एक्सरसाइज है मेरी, और कुछ नहीं, शौक है, पैशन है बस, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपने इतने वक्त से, मैंने बहुत वक्त आपका भी ले लिया, मगर मौका मिला था, मैंने कहा ये चीज़ें तो मैं कम से कम बताऊं आपको कि ये एक्चुअली ज़रूर हम फ्यूचर में भी चाहेंगे कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स मेरे हैं, मैंने जो भी बात की है उस पर की है मैंने। ज़रूर। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।